गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जल्दी से कंफर्म करो, क्या आवाज़ आ रही है? कह रहे सर को देख के लग रहा है फाइनली ठंड आ गई। बेटा मुझे ना बहुत जल्दी ठंड लगती है तो पहले से ही तैयारी करके रखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है प्रॉपर, बहुत बढ़िया। तो देखो बात ऐसी है, फटाफट से आते हैं सर, जल्दी से आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे, हाँ जी टॉपिक पे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा था सर? किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक खत्म किया था सर, वो हमारा कौन सा टॉपिक था? एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। एवरीबडी यस और नो? फटाफट से मुझे बताओ सर, क्या एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था? कि माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है हमने देखा था। कि भाई कॉस्मिक्स मतलब आपका कस्टमर हो गया, आपका कॉम्पिटिटर हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये सर ठीक है। उसके बाद मार्केट हमने पढ़ा, सप्लायर्स और इंटरमीडिएट्स हमने लास्ट में पढ़ा। रीड कर लिया था, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ टेक्निकल उसमें है नहीं। आज हम क्या करने वाले हैं? पहली बात तो आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आज अगर नहीं खत्म होता इन केस, तो नेक्स्ट क्लास में तो पक्का ही खत्म हो जाएगा, राइट? सर क्या टॉपिक रह गया हमारा? मेन जो हमारा टॉपिक रहता है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि एनवायरनमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं सर। एक होता है इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर वाला एनवायरनमेंट, यस सर नो? ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, उसका कल्चर, मिशन, विजन, वो सब चीज़ें। सर दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल जो उसके बाहर होता है, ये सुनो। एक आपका माइक्रो हो गया, एक आपका मैक्रो हो गया। माइक्रो मतलब जो डे टू डे बेसिस पे आपको अफेक्ट करता है। सर मैक्रो का मतलब क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं। मैक्रो में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। क्या सर? कि मैक्रो एनवायरनमेंट में हम जो भी एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं या जो भी फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। पहली बात क्या? उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज कभी बने नहीं है। पहली बात तो ये, बने हैं एक दो बने हैं, बिल्कुल बने हैं, तो छोड़ना तो हमको है नहीं। दूसरी बात क्या है कि इसको इस तरीके से पढ़ना है कि लाइन बाय लाइन इसका मतलब लेके नहीं चलना है। होगा क्या, होगा ये कि ये जो टॉपिक है ना, इसकी जो लैंग्वेज है वो कहीं कहीं जगह ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने ना बहुत हाई लेवल कई बार वोकैबलरी यूज़ करी हुई है, ठीक है? तो अगर आप वर्ड बाय वर्ड इसको लेके चलोगे तो समझने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, राइट? मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझा दूं, लेकिन जब आप खुद से रिवाइज कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे तो ऐसा हो सकता है कि सर वर्ड बाय वर्ड हमको समझने में प्रॉब्लम आए। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है सर उसकी लार्ज पिक्चर। आपने पैराग्राफ रीड किया, क्या आपको पैराग्राफ समझ में आ गया? हाँ बस बात खत्म। बात समझ आ गई? जहां जहां से एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई? आगे पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो सर, मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? मैक्रो एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमको पहले से पता है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं, ठीक है सर? विच इज लार्जली एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज। क्या बात है? ऑब्वियस ही बात है कि सर बिजनेस के बाहर हो रहा है जो भी हो रहा है। एंड दस देखो यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या था सर? माइक्रो और मैक्रो में मेन डिफरेंस यही है। माइक्रो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑन डे टू डे बेसिस। ये कह रहा है कि देखो पहली बात तो ये आपके कंट्रोल के बाहर है, इसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो, यस नो? बट विच एक्सर्ट्स पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर इट्स फंक्शनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फंक्शनिंग को ये अफेक्ट नहीं करता है, आपके बिजनेस को ये अफेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। अरे इसीलिए तो पढ़ रहे हैं काके, क्योंकि आपके बिजनेस को ये अफेक्ट करता है, ठीक है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, एजेंसीज। एक्सटर्नल में आपका कोई भी आ सकता है, कोई एक इंसान आ सकता है, कोई ग्रुप आ सकती है, कोई एजेंसी, कोई कंपनी, कुछ भी, हाँ जी, कोई इंस्टीट्यूशन, यस सर, with which the organization comes into frequent contact in the course of its functioning। yes बिल्कुल सही बात है, right? अगेन क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इट एस्टैब्लिशेस इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस, कंडक्ट्स ट्रांजेक्शंस, डिजाइंस, एडमिनिस्टर्स एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। देखो अगेन, जैसे अगर आप ये लाइन पढ़ोगे हाँ तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसको एक लार्ज पिक्चर में पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है आपको? कह रहा है देखो जो भी आपका मैक्रो एनवायरनमेंट है, जब मैं उसके एलिमेंट्स को पढ़ूंगा, जब उसके फैक्टर्स को पढ़ूंगा, तो उससे होगा क्या? जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डायरेक्टली आपसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, हाँ जी सर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे सर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक, हम उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सब कुछ पढ़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल। जितने भी ये एनवायरनमेंट है
बिजनेस उनके साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सर क्या आपको भी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल। आप अब दोबारा से ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते हो अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो वही बोल रहा है, कह रहा है इट एस्टैब्लिशेस इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। सर बिजनेस और मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन सा रिलेशन होता है? क्या बोल रहा है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशन। ऐसा क्यों है? जैसे जैसे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करता हूं, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे आपका आता है जीडीपी। क्या आता है? जीडीपी। हाँ जी सर, क्या बिजनेस और जीडीपी में एक कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा तो ही तो इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो क्या रहा है? कंडक्ट्स ट्रांजैक्शंस। हाँ जी सर, कंडक्ट्स ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? मुझे एक बात बताओ। हाँ जी सर, अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की, मैक्रो एनवायरनमेंट में जैसे हम पढ़ेंगे सर, मेनली मैक्रो में क्या आता है मैं आपको पहले दिखा देता हूं। हमने एक चार्ट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ये चार्ट हमने पढ़ा था सर। ये आता है आपके किस में? मैक्रो में। किस में? मैक्रो में। कि भाई इसमें डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, लीगल, ग्लोबल, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। हाँ जी बहुत सारी, और ये सारी हमको पढ़नी है। हाँ जी ये सारी हमको पढ़नी है, ठीक है। तो बिजनेस और ये सारे फैक्टर्स में क्या सर कोई इंटरेक्शन होता है? बिल्कुल होता है बेटा, तभी तो पढ़ रहे हैं। हाँ जी तभी तो पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैक्रो में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो थोड़ी सी अटपटी सी है, थोड़ी सी बेकार सी है, राइट। तो ज्यादा वर्ड टू वर्ड अगर आप नहीं पढ़ोगे तो अच्छी बात है। सर यहाँ तो माइक्रो लिखा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा 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 कहाँ माइक्रो? अच्छा, अरे ये पागल हो गए हैं सर इनको ठंड लग गई है। हाँ यहाँ मैक्रो लिखो, दोनों जगह माइक्रो लिख दिया क्या? अरे यहाँ तो माइक्रो लिख ही दिया, यहाँ भी माइक्रो लिख दिया। इसको ठीक कर देना भाई सर इसको ठीक कर देना। हाँ सी बेटा, हो जाती है, गलती हो जाती है, माफ कर देंगे, ठीक है। आओ फटाफट से, जल्दी से जाएंगे। हाँ जल्दी से आएंगे, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। Designs, administers appropriate strategies, policies to cope with the fluctuations therein, otherwise negotiates its way into the future। मोटा मोटा बात क्या? मोटा मोटा बात ये वाला पैराग्राफ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात बोल रहा है सर। क्या बात बोल रहा है? कि जो भी आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, हाँ जी, उनको आपको एडमिनिस्टर करना होगा। एडमिनिस्टर का मतलब क्या है सर? कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चेंजेस हैं, मॉनिटर करना है, उनके लिए आपको रिस्पॉन्स तैयार करना है, एनालिसिस करना है, वो सब चीजें। ये सुनो सिंपल। हाँ जी, आपको स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करनी है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है टू कॉप विद द फ्लक्चुएशंस। जो भी आपके मैक्रो में सर, जो भी आपके मैक्रो में क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होती है, उनके लिए आपको बनानी होगी स्ट्रैटेजीज। ये पैराग्राफ आपको ज्यादा बेटर कब समझ में आएगा? जब हम सारे के सारे फैक्टर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे। हाँ जी शुरू करेंगे इससे सर, डेमोग्राफिक से। एवरीबडी यस और नो? बच्चे कह रहे क्यों माफ करें, हमसे गलती होती है तो मार्क्स काट लेते हैं अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सर, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब मुझे एक बात बताओ सर सुनो मेरी बात ध्यान से। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। आपकी पॉपुलेशन जो है सर, इंडिया की पॉपुलेशन की बात अगर हम करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक। हाँ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी पहली लाइन है, क्या बोलता है? द टर्म डेमोग्राफिक्स डिनोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, इन द वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड। तो भाई एमसीक्यू क्या बनता है? डैश डिनोट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और इन द वर्ल्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है आपको ऑलरेडी पता है कि भाई देखो, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो अगर आप गुड़गांव में बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड़गांव की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वहां पे ज्यादा यूथ है, हाँ जी, ज्यादा बच्चे हैं, या ज्यादा एजेड लोग हैं, कौन है वहां पे? अब बात समझ रहे हो? उनके पास पैसा ज्यादा है या पैसा कम है? एजुकेशन उनके पास है, कम है एजुकेशन, ज्यादा एजुकेशन है? सर शहर वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं? आप बात समझ रहे हो? सर उनकी एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस वाले लोग हैं? क्योंकि यही आपके बिजनेस के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको अफेक्ट करेंगे। जो भी आप बेच रहे हो उसको अफेक्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपका बिजनेस एक गांव में है, तो डिमांड उसी तरीके से होगी। सर कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में है तो डिमांड उसी तरीके से होगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज रेस। हाँ जी सर, रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब वही एजुकेशन उनके पास क्या है, एसेट ओनरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस किस चीज का है, मेरा बिजनेस है कार रिपेयर का, हाँ, तो उनके पास क्या कार है या नहीं है? सर जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, जहां पे मैंने रिपेयर की शॉप ओपन करी है, आसपास जो पॉपुलेशन है, उस एरिया में जो पॉपुलेशन है भाई, उसमें जो है क्या कहते हैं, उनके पास गाड़ी वाड़ी है या नहीं है? भाई रिपेयर की दुकान तो तभी चलेगी जब गाड़ी होगी। होम ओनरशिप, हाँ जी, घर वर है या नहीं है, सब रेंट पे रह रहे हैं। बात समझ रहे हो? एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, लोकेशन, तो ये क्या है, पॉपुलेशन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कह रहा डेटा विद रिस्पेक्ट टू दीज फैक्टर्स विद इन अ डेमोग्राफिक वेरिएबल
एंड अक्रॉस हाउसहोल्ड्स आर ऑफ इंटरेस्ट टू बिजनेसमैन इन एडिशन टू इकोनॉमिस्ट। सर ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब बात समझ लो, ये सर जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके चलेंगे, बाकी रीड करके आगे चल लेंगे, ठीक है। मार्केटर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट ऑफन ग्रुप पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। क्या बोल रहा है कि देखो जो मार्केटर्स होते हैं, मार्केटर्स का मतलब क्या है कि भाई जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, मार्केटिंग का मतलब हम समझ के आ चुके हैं, हाँ जी। तो वो क्या करते हैं सर, वो पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो अगर मेरा जो बिजनेस है, हाँ जी, मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ज्यादा यूथ को टारगेट कर रहा है, तो भाई मुझे उसी तरीके से मार्केटिंग करनी होगी कि मेरी जो एडवर्टीजमेंट होगी, मेरी जो मार्केटिंग होगी, जो मेरा टारगेट कस्टमर होगा वो क्या यूथ होना चाहिए। मैं बेकार में बाकी के पॉपुलेशन पे क्यों ही पैसे खर्च करूंगा। अब बात समझ लो, तो क्या है, मार्केटर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट दे ऑफन ग्रुप पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है उसको फटाफट देखेंगे। तो पहले पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी पहली लाइन है, ठीक है, देखो सर, सम ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। जनरल लाइन है, ठीक है। फैक्टर्स सच एज, क्या क्या हो गया, जनरल एज प्रोफाइल, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यूथ, एजेड, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का मतलब क्या हो गया कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अगर आपका बिजनेस यस से स्पेसिफिक, लेट्स से स्पेसिफिक जो है वो फीमेल मार्केट को टारगेट कर रहा है, यस सर, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि उस एरिया में कितने मेल है कितने फीमेल है। अच्छा सर, एजुकेशन उनकी क्या है, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टेशनरी शॉप ओपन कर दी है, क्या ओपन करी, स्टेशनरी की शॉप ओपन करी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे भाई एजुकेशन उनका पास कितना है, वो पढ़ते भी है नहीं पढ़ते हैं, जो भी है। ग्रोथ रेट अफेक्ट्स द बिजनेस विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंडिया हैज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन, ओहो सारे जवान लोग बेटा इंडिया में ही है सर। इंडिया हैज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज, जैसे कि चाइना। चाइना में क्या है सर, चाइना में एजिंग पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ जी, एज कंपेयर टू इंडिया। इसलिए इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आना चाहती है, क्यों, क्योंकि भाई जो यूथ है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है, जो एक्चुअली में पैसे खर्च करता है, ठीक है। मैनी मल्टीनेशनल्स, देखो क्या बोल रहा है वो सर, क्या बोल रहा है, मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मतलब आपकी एमएनसी कंपनीज है, दे आर इंटरेस्टेड इन इंडिया कंसीडरिंग इट्स पॉपुलेशन साइज। सर मैंने आपको बोला था इंडिया की पॉपुलेशन उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। विद हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 16, ओ भाई साहब ये तो अब और बढ़ गया होगा सर, एग्जैक्ट डेटा मुझे पता नहीं है, कह रहा है 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अरे भाई साहब कमाल की बात है सर, पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 16% इंडिया में मौजूद है अरे अरे अरे, द कंट्री होल्ड्स ह्यूज पोटेंशियल फॉर द ओवरसीज कंपनीज, बिल्कुल सही बात है सर। जितनी भी ओवरसीज कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है सर। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा कस्टमर, हाँ जी, उतने ज्यादा कस्टमर, ठीक है। Thus considering the demographic is of immense importance, हाँ जी, डेमोग्राफिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, हाँ जी, किसी भी बिजनेस के लिए। अब उसके बाद वो क्या बोलता है, बहुत ही बेसिक पैराग्राफ, हाँ जी, बहुत ही बेसिक पैराग्राफ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दे नीड टू स्टडी डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सर अगर आपका बिजनेस है तो आपको अलग अलग डेमोग्राफिक फैक्टर्स देखने होंगे अकॉर्डिंग टू आपका बिजनेस क्या है। अगर मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस ऐसा है कि भाई मैं एजुकेशन में हूं तो मुझे वो वाला एक फैक्टर देखना होगा, ये सर। अगर मेरा बिजनेस क्लोथिंग का है तो मुझे क्लोथिंग के अकॉर्डिंग वो फैक्टर देखना होगा। तो अलग अलग आपके फैक्टर्स होते हैं। पर्टिकुलरली दे नीड टू एड्रेस फॉलोइंग इश्यूज, तो आपको दो जनरल फैक्टर दे रखे हैं। व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, यस सर, राइट, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला अगर आपका टारगेट मार्केट यूथ है, हाँ जी, तो आपको डेमोग्राफिक फैक्टर्स देखने होंगे कि भाई आपके मार्केट में यूथ की पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। अब बात समझ रहे हो, अगर आपका टारगेट मार्केट, आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो सर एजेड लोगों को, तो आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी सर, एक आती थी वो फेयर एंड लवली क्रीम, याद है आपको, हाँ जी, काफी अच्छा एग्जांपल है वो सर, फेयर एंड लवली क्रीम, हाँ जी। तो वो मेनली किसको टारगेट कर रही थी सर, वो टारगेट कर रही थी जिसका जो स्किन कलर है, हाँ जी, वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा डार्क है, उन्हीं को टारगेट कर रहे थे वो, हाँ जी, उन्हीं को टारगेट कर रहे थे वो, यस सर। तो वो जो ज्यादा टारगेट कर रहे थे, अब वो कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हैं सर, जिनका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है। हाँ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें बेटा फिर क्या हुआ, उसमें जो थोड़े से प्रेशर ग्रुप्स थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वो इन्वॉल्व हुए, आपके सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए, हाँ जी बिल्कुल, और फेयर एंड लवली को उन्होंने करा दिया ग्लो एंड लवली, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स आपको कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को स्टडी करोगे,
तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से ऐसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स है जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं या मेरे लिए थ्रेट्स बन सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, जैसे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो इसका मतलब मैं क्या देखूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे रहे हैं। हाँ है ना सर, कितने बच्चे 12th पास करके सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे रहे हैं। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। ये मेरे लिए डेमोग्राफिक फैक्टर हो गया। एवरीबडी ये सुनो, अच्छा ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ खास नहीं। आ जाओ सर, द बिजनेस एज सच इज कंसर्न विद द पॉपुलेशन साइज, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना बड़ा मार्केट। एज का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पढ़ने वाले, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है सर। पॉपुलेशन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या बोला, एथनिक मेकअप। सर एथनिक मेकअप का मतलब क्या होता है, आपको पता है इंडिया में अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग होते हैं सर। गोकुल धाम सोसाइटी हाँ है ना सर, अलग अलग कल्चर के अलग अलग सोशल कल्चर के अलग अलग लोग। हाँ जी, तो उनको भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, हाँ जी मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है सर। मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर छोले भटूरे की दुकान खोल दी सर, मैंने क्या कर दिया, छोले भटूरे की दुकान खोल दी। हाँ, अब जनरली छोले भटूरे कौन खाता है सर, साउथ वाले लोग इतने नहीं खाते हैं। जो आपके थोड़े साउथ के लोग होते हैं वो ये ज्यादा नहीं खाते हैं, वो ज्यादा क्या खाते हैं, डोसा इडली वगैरह। हाँ जी ये सुनो, छोले भटूरे ज्यादातर कौन खाते हैं सर, नॉर्थ वाले। तो मुझे ये देखना इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस मार्केट में मैं हूं, हाँ जी उसमें किस तरीके के लोग हैं। अगर मैं लस्सी की दुकान खोल दूंगा सर, किसकी दुकान खोल दूंगा, लस्सी, आपको पता लस्सी, हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो लस्सी जनरली कौन पीते हैं, अगेन सर नॉर्थ वाले लोग ज्यादा पीते हैं। हाँ नॉर्थ वाले लोग ज्यादा पीते हैं। अब बात समझ रहे हो, अगर मैं डोसा इडली कर दूंगा तो डोसा इडली शायद नॉर्थ वालों को उतना पसंद नहीं आएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, हाँ जी देखना पड़ेगा, ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ अगर मान लो सर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हाँ तो आपको ऐसी मार्केट को टारगेट करना है ना कि जहां पे लोग पैसा दे सकते हैं सर। जिसके पास पैसा है, हाँ आप कहीं ऐसी जगह अगर मार्केट में ऐसी जगह आपने दुकान खोल दी, ऐसी जगह आपने बिजनेस कर दिया जिनके पास पैसा ही नहीं है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट सर, ऑल राइट, आ जाओ बेटा। मैंने बहुत ही जनरल एग्जांपल लिया है। बच्चे कह रहे हैं सर हमको तो पसंद है लस्सी, मेरे को भी पसंद है, मेरे को छोले भटूरे सब कुछ पसंद है, कुछ पसंद है भी नहीं। मैं बहुत ही जनरल बात बोल रहा हूँ, ये सुनो राइट, ऐसा नहीं बोल दिया मैंने, क्लासीफाई नहीं कर दिया है। बात समझ आ गई। नॉर्थ वालों को भी डोसा, मुझे डोसा बहुत पसंद है, हाँ मेरे साउथ में कुछ दोस्त है उनको छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको जनरल बात बता रहा था नालायकों, आ जाओ सर। while for each of the major elements discussed below, the challenge for the strategist is to determine what the changes that have been identified in the demographic characteristics। अरे अरे क्या बोल रहे हैं, कह रहे देखो हमने जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं, राइट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनानी होगी सर, स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, इंप्लाई फॉर द फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंपनी। सर आपको क्या करना होगा, इन सारे फैक्टर्स को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करना होगा कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस सर, एज का स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं हो रहा। यूथ, अब जो यूथ है सर 10 साल बाद वो बूढ़े भी हो जाएंगे। हाँ जी, तो एज का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है आप जिस मार्केट में हो। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि सर देखो आपको पता है बहुत सारे लोग अब गांव से शहरों में आ रहे हैं। यस नो, तो जो पीपल का जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो रहा है। अच्छा वो हम पढ़ेंगे, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ सर, हमें बेसिकली यहाँ पे 4 फैक्टर्स पढ़ने होंगे। हाँ जी 4 फैक्टर्स पढ़ने होंगे, तो चारों के बारे में जल्दी से आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन साइज। हमको पता है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा बड़ा मार्केट होगा, यही बात है। हाँ जी ये बात है। वाइल पॉपुलेशन साइज इटसेल्फ लार्ज और स्मॉल मे बी इंपॉर्टेंट टू कंपनीज दैट एक्वायर अ क्रिटिकल मास ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है, राइट, कि जिस भी मार्केट में आप हो उसमें पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है कम है, मतलब यूथ ज्यादा है कम है, बच्चे ज्यादा है कम है, वही बात बोल रहा है, वही बात बोल रहा है, ठीक है। चेंजेस इन द स्पेसिफिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन साइज मे हैव इवन मोर क्रिटिकल इंप्लीकेशन। क्या बोला इसने सर, चेंजेस इन द स्पेसिफिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन साइज। अब देखो पॉपुलेशन तो इंडिया की हो सकती है ज्यादा हो, लेकिन उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेकअप क्या है। मेकअप का मतलब ज्यादा बच्चे हैं, हाँ ज्यादा यूथ है, या सर ज्यादा एजेड लोग हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन का साइज इन जनरल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका मार्केट फॉर एग्जांपल पूरे पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर रहा है। सर अगर मैं सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं तो वो सीए फाउंडेशन छोटे बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा बड़े लोगों को टारगेट नहीं कर रहा है। वो टारगेट कर रहा है सर किसको, 12th जो पास हुए हैं या जो 12th में है।
क्या बोल सकते हैं 17 से 20 के बीच में जो लोग हैं बेसिकली, बिल्कुल सही बात है, राइट, ठीक है। ऑलराइट, मैनी फॉरेन कंपनीज फाइंड इंडिया ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव, क्यों सर? ऑन अकाउंट ऑफ इट्स साइज। सर जितनी भी फॉरेन कंपनीज है वो क्यों इंडिया में आ रही है? क्योंकि उनको पता है हम है नंबर 1 पे, ठीक है। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज आर, पॉपुलेशन साइज में क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका चेंज इन द नेशंस बर्थ रेट और फैमिली साइज। इसका मतलब क्या हो गया? आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया का बर्थ रेट कम तो नहीं हो रहा अरे बढ़ना चाहिए ना। देखो, एज मल्टीनेशनल कंपनी के स्ट्रेटेजी से आप क्या सोचोगे कि भाई इंडिया का बर्थ रेट बढ़ना ही चाहिए। डेली कितने बर्थ हो रहे हैं वो बढ़ते रहना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ती रहनी चाहिए, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारे लिए उतना फायदा होगा, वो तो यही सोचेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। सर फैमिली साइज का मतलब क्या हो गया? आपको पता है पहले क्या होता था, अभी भी होता है लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो। सर पहले हमारी होती थी ज्वाइंट फैमिलीज, कि एक ही घर में 8-8 10-10 लोग रहते हैं। अभी भी हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। हाँ जी सर कम हो रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, कि भाई 2-3-4 लोग रहते हैं। हाँ जी 2-3-4 लोग रहते हैं। अब थोड़े से जो पहले भाई भाई बहन बहनें सारे साथ रहती थी, अब वो अलग अलग रहती है, अलग अलग घर में रहती है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। हाँ जी देखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले मान लो अगर ज्वाइंट फैमिली होती थी, यस सर, तो इसका मतलब पूरे घर में एक ही फ्रिज, एक ही एयर कंडीशनर, एक ही टीवी होता था। लेकिन क्योंकि वो अलग रहने लग गए, इसका मतलब क्या है कि जहां पे पहले एक फ्रिज था, अब एक फैमिली को 3 फ्रिज चाहिए, क्योंकि अलग अलग घर में रह रहे हैं। अब बात समझ रहे हो? क्यों ये क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो चुकी है सर? एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। हाँ जी ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन, आपको देखना पड़ेगा भाई पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज और फूड सप्लाईज। आपने देखा कि ठीक है इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां की जो फूड सप्लाईज है, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि अगर उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा होगा तो देयर इज अ हाई नीड कि भाई आप उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढो, नहीं तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा। अगर मुझे बताओ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर डिप्लीट हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा कम होने लग जाएंगे, और हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव भी नहीं होगा, तो बेटा फिर इस मार्केट का कोई फायदा नहीं है। एक टाइम के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात तो हमको पता ही है कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर कम हो रहे हैं, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, तभी तो हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर बहुत डार्क है। ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स है, बहुत ही बेसिक फैक्टर्स है, इतना कुछ ज्यादा टेक्निकल है नहीं, रीड कर लेंगे हो जाएगा। चेंज इन द नेशंस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन हैव इंपॉर्टेंट। भाई क्या बोला उसने, वही सेम बात बोल रही है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसा है। बार बार एक ही चीज बोल रहा है वो कि पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही ना ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। मान लो इंश्योरेंस कंपनी है सर, इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल सर। कोविड के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले लेट्स से 60-65 ईयर्स होती थी, इतनी थी आई गेस, है ना, 60 साल के आसपास 65 ऑन एन एवरेज। हाँ सर वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर मान लो आप डेटा स्टडी कर रहे हो जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो क्या करेंगे, अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देंगे। आप बात समझ रहे हो? Yes or no? Life expectancy can have important implication for the company. For example, a company that sells baby products, छोटे बच्चों के डायपर्स वगैरह। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट। इट वुड वांट टू कम टू इंडिया एज द नंबर ऑफ बर्थ हेयर आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अरे सर सबसे ज्यादा जो बर्थ रेट है वो इंडिया का हाईएस्ट है। हाँ जी, इसीलिए सर, इसीलिए वो आती है ना, ऐड आती है, यस सर यस, है ना, मैमी पोको पैंट्स, वो सब चीजें आ जाओ फटाफट से। सर पॉपुलेशन साइज, यस सर। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, सर ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, रूरल एरिया में ज्यादा है या अर्बन में ज्यादा है, किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, तो फटाफट से देखेंगे। हाँ जी आओ भाई आओ, देखे 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 फटाफट से देखो, आ जाओ। क्या बोलता है, कह रहा है पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन ऑफ अ नेशन टू अनदर और फ्रॉम नॉन मेट्रोपॉलिटन टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज। सर ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अगर देखेंगे तो गुड़गांव दिल्ली की पॉपुलेशन क्यों ज्यादा बढ़ रही है, आसपास के जितने भी गांव बोल सकते हो आप, जो भी है, वहां से काम करने के लिए लोग सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। बात तो सही है। हाँ जी बात तो सही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, हाँ जी देखना पड़ेगा कि भाई क्या ज्योग्राफिक का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। हाँ जी चेंज हो रहा है, कि लोग जो है वो रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। मे हैव एन इंपैक्ट ऑन कंपनी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस, यस। इश्यूज दैट शुड बी कंसीडर्ड इंक्लूड, सबसे पहला क्या इशू बोला इसने, द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज लोकेशन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंटल सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, अगेन बहुत टेक्निकल लिख दिया इसने। आपको पता है बेटा कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है
जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो। क्या आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम सुना? एवरीबडी, एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ऐसा एक्चुअली में बोला हुआ है कि अगर आप लेट्स से रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे, हाँ जी, तो हम आपको सब्सिडी देंगे, आपसे टैक्स कम लेंगे, हाँ जी, आपसे टैक्स कम लेंगे, ताकि अगर देखो, अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, यस सर, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत कम है, अभी भी वहां पे जो मेजर आप बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यूज है वो एग्रीकल्चर ही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वहां पे इंडस्ट्रीज आए, यस सर, और उसके लिए वो क्या बोलेगी, आपको सब्सिडी देगी। तो क्या बोला गया, द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज लोकेशन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट सपोर्ट, कि जहां पे आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है वो शायद से इन्फ्लुएंस हो सकता है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि वहां पे आप क्या करो सर, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करो, ठीक है। कंपनीज में हैव टू कंसीडर रिलोकेशन, कंपनीज को कई बार क्या करना होता है, और आज के डेट में ऐसा हो भी रहा है, ठीक है। रिलोकेशन इफ पॉपुलेशन शिफ्ट हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड रिसोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। सर क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि मान लो आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस वहां पे कहीं एस्टैब्लिश था जहां पे पहले अच्छे खासे लोग थे। सर क्या थे, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन अब क्या हुआ सर, वहां से पॉपुलेशन शिफ्ट होकर कहीं और जा रही है। तो भाई लेट्स से आप बैंगलोर में हो, ठीक है सर, बेंगलुरु, हाँ जी, वहां पे हो, यस सर, वहां पे आपको पता है कि आपको इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफी अच्छे क्वालिफाइड टैलेंटेड मिल जाते हैं। अब मान लो अगर वहां से सर पॉपुलेशन शिफ्ट होके बैंगलोर से पुणे जा रही है, सर इसका मतलब क्या है कि जो वर्क फोर्स आपको पहले मिल रही थी अब वो नहीं मिल रही है। तो क्या होगा सर, अब आपको अपना बिजनेस भी कई बार सोचना पड़ेगा कि बिजनेस को भी हम क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। आपको बात समझ आ रही है कि मान लो अगर मेरा बिजनेस कहां था, बैंगलोर में था, यस सर, तो बैंगलोर में मैंने एस्टैब्लिश क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि वहां पे वर्क फोर्स इजिली अवेलेबल है। अगर वर्क फोर्स वहां से क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, तो भाई मुझे अपना बिजनेस भी रिलोकेट करना पड़ सकता है, हाँ जी पड़ सकता है। वही बोला, कंपनीज मे हैव टू कंसिडर रिलोकेशन इफ population shift have a significant impact on the availability of qualified resource। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। the concept of working at home, सर वर्क फ्रॉम होम आ चुका है, तो ये अब प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो गई है। एंड कम्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंफॉर्मेशन हाईवे हैव आल्सो स्टार्टेड इन इंडिया, बिल्कुल सही। दीज में इंप्लाई चेंज इन द रिक्रूटिंग एंड मैनेजमेंट वर्कफोर्स। क्या मतलब है इसका, कि सर पहले कोविड से पहले क्या था, कोविड से पहले सारे एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में आते थे, हाँ जी, आपको सारे एम्प्लॉयज को एक वर्क स्टेशन देना होता था, सर बड़ा ऑफिस आपको चाहिए होता था, उसका रेंट ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस ज्यादा। लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सही से काम कर रहा है, सर लोग घर से बैठ के भी काम कर पा रहे हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करा है। काफी सारे बिजनेसेस ने क्या करा है सर, अपने बड़े ऑफिस को छोटा ऑफिस कर दिया। अब ऐसा होता है, क्या होता है सर, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, वहां पे क्या होता है, उनको ऑल्टरनेट डेज पे बुलाते हैं। मतलब मान लो अगर 100 लोग हैं, हाँ जी, तो 50 एम्प्लॉयज को बोलेंगे मंडे आओ, वेडनेसडे आओ, फ्राइडे आओ, अच्छा सर बाकी 50 को बोलेंगे ट्यूसडे आओ, थर्सडे आओ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उन्होंने अब क्या करा, अपना एक्सपेंस बहुत ज्यादा मैनेज कर लिया। क्यों सर, क्योंकि अब घर से काम हो सकता है, हाँ जी घर से काम हो सकता है। तो इसका सर जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम आने से उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। बेशक बेशक पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, हाँ मेरा एक दोस्त है सर, वो गुड़गांव में रहता है, लेकिन उसकी कंपनी मुंबई में है, हाँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो बेशक वो मुंबई से गुड़गांव आ गया, लेकिन कंपनीज पे उसका इतना फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर मान लो वर्क फ्रॉम होम नहीं होता और एम्प्लॉयज मुंबई से गुड़गांव आ जाते, तो आपके बिजनेस पे, आपके कंपनीज पे काफी इफेक्ट पड़ता। हाँ बात तो सही है, ये सुनो। तो बहुत ही अगेन बेसिक चीज है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि पॉपुलेशन का साइज आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा बोलता है एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि भाई जो आपके कंपनी में एम्प्लॉयज है, हाँ जी, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे। सर आपके जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कस्टमर्स एक जैसे नहीं होते हैं सर, सबका बैकग्राउंड बहुत अलग होता है, सबकी संस्कार जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, वो बहुत अलग होता है। दिस रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द एथनिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन एंड हैज implications, yes sir, both for a company's potential customers एंड फॉर द वर्कफोर्स। इश्यूज क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो डाइवर्सिटी, सर इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, बिल्कुल सही। Sir, what do changes in the ethnic mix of a population imply
फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन एंड डिलीवरी। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मार्केट है उसमें अगर एथनिक मिक्स चेंज हो रहा है, सर पहले बहुत अलग टाइप के लोग थे, अब बहुत अलग टाइप के लोग आ गए हैं। ये सर कल्चरली डाइवर्स हो चुका है आपका मार्केट। सर पहले जिस मार्केट में आप थे वहां पे लेट से सर सारे के सारे पंजाबी थे सर अब क्या हो गया, अब वो कल्चरली डाइवर्स हो चुका है। यस नो सर, हाँ पंजाबी के साथ साथ और भी लोग आ चुके हैं, हाँ जी और भी लोग आ चुके हैं। सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका टेस्ट अलग है। सर किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा, ऐसा भी होता है। एवरीबडी यस नो सर, ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा सच में होता है कि भाई किसी को है कि बड़ा मसालेदार स्पाइसी होना चाहिए, किसी को है कि सर मेरे को बिल्कुल स्पाइसी नहीं चाहिए। तो अगर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है तो क्या ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। यस सर, विल न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बी डिमांडेड और कैन एग्जिस्टिंग वंस बी मॉडिफाइड? सर क्योंकि अब आपकी मार्केट डाइवर्स हो रही है, अलग टाइप के कस्टमर्स आ चुके हैं, एक टाइप के कस्टमर्स नहीं है, तो क्या आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और ज्यादा डेवलप करने पड़ेंगे? अलग अलग आपको प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। आर द मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज अ मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स के लिए सारे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि सब एक टाइप के नहीं है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। हाँ जी, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर, लैंग्वेज अलग है तो बहुत अलग चीज है। डाइवर्सली कल्चरल, हाँ जी कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स है, तो क्या उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स जो है वो वेल इक्विप्ड है? अच्छा, हाउ कैन अ कंपनी पोजीशन इटसेल्फ टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड वर्कफोर्स हेट्रोजिनिटी? सर होमोजीनियस का मतलब क्या था? होमोजीनियस का मतलब था सेम टाइप ऑफ, हेट्रोजीनियस मतलब अलग 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 अलग। हाँ, तो कंपनी जो है उसका एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं? हम तो यही सोचते हैं, हाँ जी हम तो यही सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया शैम्पू का। सर शैम्पू जो है अगर आप देखोगे तो जो आपके शॉपिंग मॉल्स होते हैं, हाँ जी शॉपिंग मॉल्स में आपको शैम्पू की हमेशा बॉटल दिखती है। सर वहां पे कई बार आपने देखा है, कहीं भी देखा है कि आप मॉल में जा रहे हो बढ़िया से और वहां पे वो एक एक रुपए के आपको सैशे मिल रहे हैं? नहीं सर, मॉल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो बहुत अलग है। एवरीबडी ऐसा नो, लेकिन 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 तो उनको पता चला कि यार हाँ बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, लोगों को बॉटल नहीं चाहिए, लोगों को सैशे चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है शैम्पू कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट्स इन बॉटल्स इन रेसिडेंशियल एरियाज और मॉल्स। यस सर, राइट, व्हाइल द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड इन सैशे इन हॉस्टल और रूरल एरियाज। क्या मतलब है? देखो जो आपके हॉस्टल्स होते हैं, अब हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे सीए की तैयारी के लिए हॉस्टल्स में गए हो, पहले तो ये बहुत ज़्यादा होता था लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के आने की वजह से वो बहुत कम हो गया। सर हॉस्टल्स वगैरह में या रूरल एरियाज वगैरह में क्या होता है, उनको बॉटल नहीं चाहिए, इतनी महंगी बॉटल कौन लेगा, 1 रुपए का शैम्पू चाहिए, 2 दिन चलाएंगे, ऐसा होता है। हाँ जी ऐसा बेटा, मैं भी ऐसे ही करता था। हमारे भी क्या होता था बचपन में, 1 रुपए का शैम्पू आता था, हाँ 2 दिन चलता था वो। यस, बॉटल तो हमने अब लेना शुरू किया। दिस इज डन बिकॉज इन हॉस्टल्स एंड रूरल एरियाज द पॉकेट मनी डिस्पोजेबल इनकम इज लेस एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। तो क्या मतलब है कि आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉपुलेशन कैसे कैसे अलग अलग है। आपका जो प्रोडक्ट मार्केट है, जो आपका प्रोडक्ट का मार्केट है, ये सर वो जो जिस भी मार्केट को टारगेट कर रहा है उसमें पॉपुलेशन किस साइज की है और बेसिकली लोग किस तरीके के हैं, आप ये मान सकते हो। हाँ है ना, कि किसी को बॉटल लेनी है, हाँ जी कि भाई एक ही बार लिया और हो गया, किसी को सैशे चाहिए। सिमिलरली आप देखोगे बेटा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी तो सेम होता है। हाँ, आप शॉपिंग मॉल्स में जाओगे तो आपको बहुत ही रेयरली वो 10 या 20 रुपए की बॉटल दिखेगी, हमेशा आपको बड़ी बॉटल दिखती है कि भाई फैमिली शॉपिंग मॉल्स में आ रही है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो वो वही लेके जाएंगे, हाँ जी बड़ी बॉटल लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप दुकानों में जाते हो तो आपको क्या मिलती है, छोटी छोटी बॉटल, क्योंकि हर टाइप के लोग आप आपके हो गए। सर हर टाइप के लोग हैं, हाँ जी हर टाइप के लोग आगे हो गए, ठीक है ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सर फोर्थ बोलता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका जो मार्केट है उसमें जो लोग हैं उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। सिंपल, चेंजेस इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप परचेजिंग पावर। मेन चीज क्या है सर, मेन है परचेजिंग पावर, जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम है उसकी परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो मार्केट है उसमें जो कस्टमर्स है उनकी परचेजिंग पावर क्या है, बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। एंड डिस्क्रिशनरी इनकम ऑफन रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द स्पेंडिंग एंड सेविंग पैटर्न्स। ये सर परचेजिंग पावर से ही ये डिटरमाइन होगा कि भाई वो पैसे खर्च कर रहे हैं या बचा रहे हैं, ठीक है। सर ट्रैकिंग, फोरकास्टिंग, असेसिंग द चेंजेस, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा
कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। हाँ जी, आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकती है, आपको उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इन इनकम पैटर्न्स में आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज और फॉर कंपनीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने वाली है, लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हाँ, तो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के पास पैसा आने वाला है, तो आप नए प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करोगे, महंगा प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। As you would observe that a lot of international brands have opened showrooms in India. हाँ जी, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ चुका है। As the income of average Indian is increasing every year. वाह सर, ये तो झूठ बोल रहा है ठीक है। एंड दे वांट टू स्पेंड मोर ऑन लग्जरी। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। पैसा हो या ना हो, लेकिन लग्जरी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेमोग्राफिक क्या एनवायरमेंट, कि भाई जो आपकी पॉपुलेशन है, हाँ जी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें मेन चार चीजें कौन सी सबसे पहले हमने पढ़ी सर? सबसे पहले हमने पढ़ी पॉपुलेशन का साइज। सर पॉपुलेशन का साइज आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। उसका बर्थ रेट, सर पॉपुलेशन का बर्थ रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फैमिली का साइज आपको देखना पड़ेगा। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भाई आपके कस्टमर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हाँ या ना। सर जो वर्कर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन से, वर्कर्स हो या एम्प्लॉयज हो, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एथनिक मिक्स, अलग अलग टाइप के, आपके वर्कफोर्स की बात कर लो या आपके कस्टमर्स की बात कर लो, सर वो सारे के सारे क्या हैं, बहुत डाइवर्स हैं, बहुत अलग है। तो आपको उनको एनालाइज करना है, उनको मैनेज करना है। लास्ट हमने पढ़ा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको देखना है कि आपके कस्टमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, कम हो रही है। सिंपल पॉइंट। एवरीबडी मुझे फटाफट से बताओ, क्या हमारा डेमोग्राफिक एनवायरमेंट हो चुका है? सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। सर नेक्स्ट क्या बोलता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वेरी वेरी सिंपल। सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? कि जिस इकोनॉमी में आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ, उसका एनवायरनमेंट क्या है सर अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडियन की इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा। हाँ जी, जीडीपी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें, एक्सचेंज रेट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, बिल्कुल अफेक्ट करती है। बात तो सही है? हाँ जी, बात तो सही है। आ जाओ फटाफट से देखो। सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन विच अ कंपनी कंपीट्स और मे कंपीट। इसका मतलब क्या है? बस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, वो उसका मतलब है। जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब, हाँ जी, वैसे इसका मतलब है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या बोला इसने? नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब सर जिस भी इकोनॉमी में आप कंपीट कर रहे हो, जिस भी इकोनॉमी में बिजनेस कर रहे हो, हाँ जी, उसका नेचर का मतलब कि भाई उसके फैक्टर्स क्या क्या है। डायरेक्शन कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। सर जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? कह रहा है देखो, कंडीशंस इन द रिसोर्स मार्केट। देखो जनरल इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब वही है कि ग्रॉस, आप जीडीपी की बात करोगे, आप इन्फ्लेशन की बात करोगे, आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करोगे, उन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है। कंडीशन इन द रिसोर्स मार्केट। रिसोर्स मार्केट का मतलब क्या है? आपको पता है सर, बिजनेस और एनवायरमेंट में एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है। आप इनपुट मार्केट से इनपुट लेते हो और आप अपना आउटपुट सप्लाई करते हो। तो रिसोर्स मार्केट की कंडीशन क्या है? सर जो इनपुट्स आपको चाहिए उसकी कंडीशन बोल रहा है। अच्छा ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, वो सब चीजें, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ इनपुट टू द एंटरप्राइज। उसकी कॉस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सब चीजें। तो अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस करना है तो क्या आप ये देखोगे? बिल्कुल देखोगे। अगर लेट्स से सर मुझे कहीं भी बाहर जाके बिजनेस करना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जिस भी चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या वो इनपुट्स वहां पे इजीली अवेलेबल है, सर सस्ते अवेलेबल है, हाँ जी, ज्यादा महंगे तो नहीं है, वो सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ मार्केट। देखो सिंपल सी बात है, ये सर आप पर कैपिटा इनकम की बात कर लो, अच्छा ठीक है, परचेजिंग पावर की बात कर लो, ये सुनो, राइट, ठीक है, आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो, आप इन्फ्लेशन की बात कर लो, यही सारी चीजें जो है वो एक मार्केट के स्ट्रेंथ या साइज को डिटरमाइन करती है। अगर ये सारी चीजें आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है, सर इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कंज्यूमर्स के परचेजिंग पावर ज्यादा है, हाँ जी, तो आपका मार्केट बड़ा होगा। देखो द परचेजिंग पावर इन अ इकोनॉमी, यस सर, डिपेंड्स ऑन, परचेजिंग पावर जो कस्टमर्स की होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सर उनकी इनकम पे डिपेंड करती है, हाँ जी, जो आउटपुट, जो भी प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइसेस पे। क्योंकि अगर महंगा प्रोडक्ट है, अगर आपका सर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सेविंग कितना कर पा रहे हैं वो? सर्कुलेशन ऑफ मनी, यस सर, डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जैसे आज आप देखोगे तो इंडिया में कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, क्यों?
क्योंकि क्रेडिट आसानी से मिल रहा है, जीरो कॉस्ट ईएमआई। आईफोन चाहिए, जेब में पैसे नहीं है, ले लो। हाँ, बात समझ रहे हो सर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स डिटरमाइंस द मार्केटिंग पॉसिबिलिटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइंस द मार्केटिंग पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है सर? इनकम डिस्पैरिटी बहुत है। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है सर? क्या कुछ ही लोगों के पास बहुत पैसा है? या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? मान लो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, किस चीज का सर? मेरा बिजनेस है गाड़ी बेचने का। तो मेरे को देखना पड़ेगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है जो गाड़ी परचेज कर सकते हैं। ये सर, अब बात समझ रहे हो? ये सुनो, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर मान लो आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप सारे लोगों को टारगेट कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट क्या है सर? आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का, हाँ जी, ये सुनो, या नॉर्मल जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स बेचने का। तो आपका पूरे सारे लोग आपके मार्केट है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या सबके पास पैसा है, या ऐसा हो रहा है कि बस कुछ लोगों के पास पैसा है, बाकी लोग सबके सब गरीब हैं। ये सुनो, तो जो भी आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस पैटर्न डिटरमाइंस द मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज। मतलब आपका प्रोडक्ट, हाँ जी, आप किस तरीके से मार्केट करने वाले हो। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड इन्फ्लेशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ फर्म। क्या बोला इसने? यार आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला सर, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। जो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है और जो इन्फ्लेशन चल रहा है, वो आपके फर्म पे क्या ऑपरेशन डालने वाला है। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में सब कुछ आ गया सर। जो भी आपकी इकोनॉमी में चल रहा है, बेशक वो आपका जीडीपी हो, आपका नेशनल इनकम हो, कुछ भी हो, राइट, ठीक है। इन्फ्लेशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ फर्म्स। अगर आपको इनपुट्स लेने हैं, अगर वो इनपुट्स महंगे हैं तो आपको तो फायदा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। पर कैपिटा इनकम कम है, आपको फायदा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो सर, इंडिया के पास मान लो अगर कोई भी कंट्री है, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सबको ऑलरेडी पता है सर, फॉरेन एक्सचेंज कम है, एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, अच्छी बात नहीं है। थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर हु अंडरस्टैंड्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड हाउ दे कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई मैक्रो एनवायरनमेंट में कुछ कुछ चीजें होंगी जो बहुत ही बेकार टेक्निकल होंगी, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट करी है उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मेन चीज क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यस सर। तो मेनली यहाँ पे क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम। जिस भी इकोनॉमी में आप बिजनेस कर रहे हो, उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? हमको पता है इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी है सर, सोशलिस्ट है, हाँ जी, या फिर मिक्स इकोनॉमी है सर। इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स, यहाँ पे वही सब चीजें आ गई। क्या आ गई? आपका जीडीपी वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपको पता है बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। अच्छा, ठीक है। मेन हमको सर ये 3-4 चीजें पढ़नी है। हाँ जी, बिल्कुल, आओ फटाफट से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में आपका क्या आ गया? वही सब चीज जो आप पहले पढ़ चुके हो। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि भाई यहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सर, मैं आपको पढ़ाकर आ चुका हूँ इकोनॉमिक्स में। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर द लॉस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट्स फ्रीली। सर क्या हो रहा है? फ्रीली मार्केट है, फ्री मार्केट है, हाँ जी, फ्री मार्केट है। ऑल राइट सर, फ्री मार्केट है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम, यस सर, इज द वन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप। ऐसा तो यहाँ पे कोई भी होशियार बच्चा नहीं है ना जिसको ये पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज़ आपका आ गया, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। तो जैसे आपका बोला गया यूएसए आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सिंपल सी बात है। सोशलिज्म, हाँ जी, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, इज जनरली अंडरस्टूड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या था? गवर्नमेंट, ठीक है। वेयर द रिसोर्स एलोकेशंस, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कंजम्पशन, ये सब चीजें आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया? चाइना, ठीक है। लास्ट क्या है सर? मिक्स इकोनॉमी। क्या बोला गया? मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे कुछ कुछ प्राइवेट ओनरशिप होती है, कुछ कुछ पब्लिक ओनरशिप होती है, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप है, कहीं कहीं आपके जॉइंट भी होती है। क्या बोला? मिक्स इकोनॉमी इज द आउटकम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, प्राइवेट और पब्लिक में, हाँ जी, बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिंग। मतलब डायमेट्रिकली अपोजिंग मतलब ये किसकी बात कर रहा है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म दोनों क्या है सर? डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट। इन अ मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर्स, हाँ जी, एंड द लाइक ऑफ ऑल हैव सम से। तो यहाँ पे क्या बोला? कुछ सेक्टर्स होंगे जो प्राइवेट सेक्टर होंगे, जहाँ पे आपके डिमांड एंड सप्लाई काम करेगा, कहीं पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जैसे हमने देखा था, हाँ जी, कि भाई अगर डिफेंस की बात कर लो, ठीक है, वहाँ पे क्या है सर? वहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन हम बात करते हैं एजुकेशन की, जॉइंट सेक्टर है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, हेल्थ जॉइंट सेक्टर है, ये सब चीजें, अच्छा ठीक है। एंड द लाइक ऑफ ऑल हैव सम से, ठीक है। दीज आर फॉलोड बाय 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रूल्स प्लेड बाय द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया?
सर 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल्स प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या पता होना चाहिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या 4 इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। सबसे पहला रेगुलेटरी रोल, हाँ जी, कि भाई ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहां पे रेगुलेशन की जरूरत है, जहां पे मैं खुला नहीं छोड़ सकता हूं, जैसे मैंने आपको बोला डिफेंस, हाँ जी। प्रमोशनल रोल, सर गवर्नमेंट का ये काम भी होता है कि वो बिजनेस को प्रमोट करे, मेक इन इंडिया जैसे हो गया, ठीक है। एंटरप्रेन्योर रोल एंड द प्लानिंग रोल, तो ये 4 रोल है जो बेसिकली गवर्नमेंट के होते हैं। सर गवर्नमेंट के होते हैं, हाँ जी। गवर्नमेंट चाहता है सबसे पहले क्या, रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योर रोल एंड प्लानिंग रोल। तो सबसे पहले क्या है, अगर जहां पे रेगुलेशंस की जरूरत है, जहां पे वो चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर ना आए, वहां पे क्या हो गया, रेगुलेटरी। सर प्रमोशनल, कि भाई अगर बिजनेस को प्रमोट करना है। एंटरप्रेन्योर रोल, जहां पे वो खुद आ जाता है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है। सर बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो गवर्नमेंट खुद कर रहा है, हाँ है ना, आपने देखा होगा कि भाई जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप है, जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, हाँ जी। और प्लानिंग रोल, सर आपको पता है पूरे इकोनॉमी की प्लानिंग करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी होती है, बजट वगैरह वो। तो ये आपके 4 रोल्स हो गए। रेगुलेटरी, हाँ जी सर रेगुलेटरी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। प्रमोशनल रोल, हाँ जी प्रमोशनल रोल। एंटरप्रेन्योर और प्लानिंग, हाँ जी एंटरप्रेन्योर प्लानिंग, ठीक है। सर तो मतलब उसमें डिफेंस भी, अरे डिफेंस तो मैंने बोला ना बेटा, डिफेंस तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर आता है, हाँ जी। तो क्या है सर, रेगुलेटरी, हाँ, प्रमोशनल, एंटरप्रेन्योर और प्लानिंग, ये 4 चीजें गवर्नमेंट को करनी होती है इन क्या सर, मिक्स इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वेयर सम क्रूशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, सर एग्रीकल्चर भी अभी क्या है, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, ठीक है। एंड डिफेंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। रेस्ट क्या है सर, आपको क्या बोला गया, रेस्ट बोला गया आर फ्री टू ऑपरेट। तो यहाँ पे बस 2 एग्जांपल है, लेकिन और भी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया कि गवर्नमेंट के 4 रोल्स इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी, प्रमोशनल, एंटरप्रेन्योरियल, प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स, इसमें क्या आ गया, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ नेशन रेफर्स टू the set of economic factors that have given great influence on the business organization and their operation। very very simple सर, वेरी 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 सिंपल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्मृति ऑब्वियस सी बात है बेटा, कैपिटलिस्ट पढ़कर आया ना, वहां पे सब कुछ जो है वो किसके हाथों में है, प्राइवेट लोगों के हाथ में, वहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। सर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। These include GDP, per capita income, हाँ जी, availability of capital, banking system, foreign exchange reserve, export import, हाँ जी, foreign trade, strength of capital market, interest rate, disposable income, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, सब पढ़ रखा आपने, हाँ जी बिल्कुल। क्या बोल रहा है, कह रहे हैं ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो भी आपके इकोनॉमी में चल रहा है, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ऑल दिस फैक्टर्स जनरली टेल द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, हाँ जी। अगर ये सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है, जैसे अगर जीडीपी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छी है। वेदर इज डूइंग गुड और इज परफॉर्मिंग पुअरली, ऑल राइट सर। और लास्ट के इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमें पढ़ना भी है सर चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 4 बेसिकली इसी के बारे में, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। तो जनरली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कौन करता है सर, गवर्नमेंट, हाँ जी गवर्नमेंट, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आर, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज बनाती है इंडस्ट्रीज के लिए, कि रेसिडेंशियल सेक्टर में इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आप मुझे बताओ, आपके घर के आसपास लग जाएगी इंडस्ट्री, रात को सोगे कैसे, धुआं ही धुआं होगा हाँ यार। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यस सर, कि कहां पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में रहेगी, यस सर। फॉरेन फॉरेन कंपनीज, यस सर, कौन सी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, उनको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, वर्कर्स के लिए जो चीजें होती हैं, ये सब आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आता है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कवर्स ऑल दोस प्रिंसिपल्स, पॉलिसी एंड रूल्स रेगुलेशंस which direct and control, सर क्या, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही। कि भाई यहाँ पे वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आएंगे जो हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस है उसको अफेक्ट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे एंड शेप द पैटर्न ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट कैन बी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द ल्यूक्रेटिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, ल्यूक्रेटिवनेस का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस। कि भाई अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे इंडिया में हो रहा है, क्या हो रहा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकती है, यस सर, राइट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओपन कर सकती है, लेकिन कहीं पे नहीं कर सकती है। बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है। सेकंड क्या बोला, फिस्कल पॉलिसी, जो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रहा है,
जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है, हाँ उसको किस तरीके से यूज कर रहा है. इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाँ जी, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट. क्या मतलब है? फिजिकल, जैसे मैंने आपको बोला बेटा, ये सारी पॉलिसीज हमें डिटेल में पढ़नी है. कहाँ पढ़नी है? चैप्टर 4 में. तो टेंशन मत लो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, हाँ जी, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट यूज कर रही है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है. टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है उसकी, कि भाई जो जीएसटी का और इनकम टैक्स का टैक्सेशन पॉलिसी है वो क्या है. यस सर, राइट, ठीक है. नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है कि भाई मार्केट में क्रेडिट अवेलेबल करवाना, आरबीआई वाली पॉलिसीज जो होती है. इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज एंड इंटरवेंशंस दैट एम एट स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द बिजनेस एंड अ बूस्ट टू ट्रेड इंडस्ट्री. सर मॉनेटरी पॉलिसीज क्या देखती है? जैसे हमने देखा था, हमने जब बिजनेस साइकिल पढ़ा तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहता है कि भाई क्रेडिट अवेलेबल किया जाए, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं. जब वो चाहता है कि क्रेडिट अवेलेबल ना हो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं. ये सारी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के बाद सर पूरा का पूरा एक क्या हो चुका है? ग्लोबल विलेज, हाँ जी, एक ही मार्केट, हाँ जी. तो क्या सर, क्या जो फॉरेन कंपनीज है वो कोई भी सेक्टर में आके बिजनेस कर सकती है? नहीं. सर जो हमारे क्रूशल सेक्टर्स हैं, जैसे आपने बोला, गवर्नमेंट ने बोला मेक इन इंडिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन कंपनीज, यस सर, कुछ सेक्टर्स में इन्वॉल्व ना हो, इंडिया ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे. हाँ, अब बात समझ रहे हो? दिस पॉलिसीज एम्स एट रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि भाई जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कहाँ पे नहीं कर सकती है. बेटा एफडीआई होता है. एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हाँ, वहां पे होता है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट अलाउड है. परसेंटेज में होता है कि मैंने बोला कि भाई तुम, हाँ जी, एग्रीकल्चर में 49% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो ये पॉलिसीज होती हैं जो आपको पढ़नी नहीं है. लेकिन हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज कौन सेक्टर में, कौन सी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, कितना इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, इन वेरियस सेक्टर्स फॉर स्पीडिंग अप द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. देखो, आप सोचो बेटा, आप गवर्नमेंट हो तो आप क्या चाहोगे कि जहां पे आपको फॉरेन टेक्नोलॉजीज यूज करवानी है, वहां पे बोलोगे कि आ जाओ फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में बिजनेस करो. लेकिन जहां पे आप चाहते हो कि डोमेस्टिक बिजनेस बढ़े, जहां पे डोमेस्टिक सेक्टर बढ़े, वहां पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम करवाओगे. हाँ, ये आपकी क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है. और लास्ट क्या? एक्जिम. एक्जिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. कि भाई मैं हमेशा क्या चाहता हूं कि मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और मेरा इंपोर्ट कम हो. एज अ गवर्नमेंट मैं हमेशा ही चाहूंगा कि मेरा एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा हो और मेरा इंपोर्ट हमेशा कम हो. तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनती है. जैसे आपने देखा कि हमने क्या कर दिया कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है तो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या हो जाता है सर? वो सामान महंगा हो जाता है. ये सर, ताकि मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करूं, इंपोर्ट कम करूं, ये सब होता है. इट एम्स एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट. हमारा मेन काम क्या होता है? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना. हाँ, ये सुनो. एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. इंपोर्ट, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि इंपोर्ट आपका बहुत ज्यादा हो गया, बस सामान मंगवा रहे हो, हाँ, बाहर बेच नहीं रहे हो. सर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब आप बाहर से सामान परचेज करते हो तो फॉरेन करेंसी यूज होती है. बेटा वो फॉरेन करेंसी आएगी कहां से? जब आप बाहर सामान बेचोगे. बात समझ आई? तो इसलिए फॉरेन रिजर्व जो होता है वो हमेशा आपके पास ज्यादा होना चाहिए. जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा उतना आप फायदे में रहोगे, ठीक है. थ्रू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंसेस वेरियस ड्यूटीज और लेविस. इसका मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग ड्यूटी लगाते हैं. जैसे उन्होंने क्या बोला कि भाई अब लैपटॉप्स वगैरह पे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि इंडिया में वो बने. आप इंडिया में आके बनाओ, बाहर से मत लेकर आओ, ठीक है. So the focus nowadays lies on removing barriers and controls and lowering the custom duties. सर कई जगह ऐसा हो गया कि कस्टम ड्यूटी कम कर दिया आपने, ताकि बाहर वाले लोग आराम से यहाँ पे बिजनेस कर सके. कई जगह बढ़ा भी दी है, ठीक है. इट कैन ऑल्सो शिफ्ट टू मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत. हाँ, वेयर इंपोर्ट्स आर डिस्करेज. हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रेज कर रहे हैं. ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट. आई थिंक ये ज्यादा आसान था. हाँ जी, फटाफट से मुझे बोलेंगे यहाँ तक हो गया. एवरीबडी, बहुत सिंपल है बेटा. जो जो चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं उनको ज़्यादा पढ़ना, बाकी रीड कर लेना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है. इसके बाद क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट. तो हमारा डेमोग्राफिक हो गया, राइट. किसने बोला? लेवी. लेवीज बेटा टैक्स ही होता है. टैक्स को लेवी करना, चार्ज करना, ठीक है. हाँ जी. पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट. सर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? सिंपल, राइट, कि भाई इंडिया में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो लीगल एनवायरनमेंट है, पढ़ने से पहले सोचो. हाँ जी सर,
सर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, आप खुद सोचो। सर इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, यस, क्या वो बिजनेस को अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। आप उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में बिजनेस करना चाहोगे जहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है, जो एक्चुअली में बिजनेस को प्रमोट करता है। अब बात समझ रहे हो कि जहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर दूसरे साल चेंज हो रही है, वही स्टेबल नहीं है। सर वो बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करते। वहां पे बिजनेस तो नहीं करूंगा। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जहां पे जो लॉज वगैरह है, हाँ, वो बिजनेस फ्रेंडली लॉज है। सर बिजनेस फ्रेंडली लॉज का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, बहुत सारा काम जाम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लीगल एनवायरनमेंट आपके फेवर में होगा उतना अच्छा है। हाँ देखो, अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके लिए लॉस स्ट्रिंजेंट है, हार्श है, यस सर। लेकिन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लॉस अच्छे हैं, कम है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यस सर, ये क्या बोला गया था? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी से पहले क्या था बेटा? मल्टीपल आपके लॉस थे। जैसे आपका एक्साइज अलग, सर आपका वैट अलग, आपका सर्विस टैक्स अलग, अलग अलग लॉस थे, यस सर। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि बिजनेस के लिए आसान हो जाए, एक ही लॉ लेके आ गया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो इसका मतलब क्या है कि लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया। तो यही चीजें, हाँ जी, ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, इनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप बिजनेस प्रॉपर्ली कर सको। देखो, दिस इज पार्टली जनरल सर टू ऑल, पार्टली जनरल टू ऑल सिमिलर एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या होता है सर? पार्टली जनरल का मतलब ये है कि देखो, कुछ लॉज हैं जो सारे बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि सर, जैसे कि आप मान के चलो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सारे बिजनेस पे सेम अप्लाई होता है। इतनी इनकम है इतना टैक्स, हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन कुछ होते हैं जो पार्टली स्पेसिफिक होते हैं सर, पार्टली स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। पार्टली स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे लेट्स से सर, कई बार होता है ना कि आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ जी आप बिजनेस कर रहे हो, आपके ऊपर कोई क्या चल रही है सर? आपके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रही है। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मुझे समझाना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है, कई बार क्या होगा कि इनकम टैक्स में भी होता है। इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि भाई आपने इनकम टैक्स ढंग से कैलकुलेट नहीं करा। आओ हमें बताओ कि आपने कैसे कैलकुलेट करा है, ये सुनो। तो उसके केस होते हैं। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, हाँ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो आपके बिहाफ पे क्या करेगा सर? आपके बिहाफ पे जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ बैठेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, वो सब चीजें होंगी। तो वो क्या है सर? एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज पे हो रहा है, पार्टली स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो सिर्फ कुछ कुछ एंटरप्राइजेस पे लगते हैं। हाँ है ना सर, किसी स्टेट का स्पेसिफिक, हाँ जी बिल्कुल सही। जैसे मान लो गवर्नमेंट में सर क्या हो गया, जो अल्कोहल बिजनेस है, ये सर, उसका लॉज अलग है, उस पर टैक्स अलग है, बाहर कहीं और अलग है। तो क्या बोल रहा है? कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरल है सब पे, हाँ कुछ है जो बहुत स्पेसिफिक होती है। क्या होती है सर? पार्टली स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ठीक है। ऑलराइट, जैसे जीएसटी भी है सर, जीएसटी हर बिजनेस के लिए अलग रेट पे चलता है, ये बात भी सही है, राइट। इट इंक्लूड सच फैक्टर्स एज द जनरल स्टेट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर लो। किसकी बात कर रहा है? जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हाँ जी, उसकी डेवलपमेंट। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो जैसे मैंने बोला बेटा, ये बहुत ही बेकार बेकार चीजें लिखी होती हैं, हाँ जी, राइट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है स्टेबल है, हाँ जी, डेवलप हो रहा है, हाँ वही बातें बोल रहा है ये। स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। आपके बिजनेस को प्रमोट करने वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इसका मतलब क्या है कि यार पॉलिटिक्स आपके बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर, हाँ जी, जैसे आपको पता है बड़े बड़े बिजनेस और पॉलिटिक्स मिल जाते हैं कई बारी सर अब मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, हाँ लेकिन ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है कि सर वो दोनों मिल जाते हैं, हाँ जी वो दोनों मिल जाते हैं। या फिर क्या होता है सर, जो पॉलिटिक्स है, हाँ वो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करती है। सर फ्रीली आप बिजनेस कर पा रहे हैं, हाँ जी फ्रीली आपसे बिजनेस कर पा रहे हैं। ये वो बहुत अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। अच्छा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ बेटा, पिटाई होगी, पिटाई होगी, हाँ जी पिटाई होगी, ठीक है। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी। सर पॉलिटिकल मोरालिटी मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, जो मॉरल वैल्यूज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये उसकी बात कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? उनके आइडियाज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम बात करें अभी करंट हमारी जो गवर्नमेंट है सर, करंट गवर्नमेंट क्या बोल रही है? करंट गवर्नमेंट बोल रही है कि यार
मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, हाँ जी, तो इसका मतलब वो बिजनेस को उसकी आइडियोलॉजी बिजनेस प्रमोट करने की है। कुछ ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो क्या बोलेगी, एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करेगी लेकिन इंडस्ट्रीज को इग्नोर कर देगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, यस सर। द पर्पसनेस, तो ये बहुत सारी चीजें लिखी है, हाँ जी, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, हाँ जी, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। बात तो सही है, हाँ जी, बात तो सही है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं। अब देखो जो बच्चे बोल रहे हैं सर ये बहुत ज्यादा थियोरिटिकल हो रहा है, बेटा अगर आप इसको खुद पढ़ोगे तो आप पहली बात तो इसको खुद पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा था मैक्रो एनवायरनमेंट को पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत करता है। आप पढ़ोगे, आपको एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा, मैं आपको बेट लगा सकता हूँ, राइट। इससे अच्छा बस सुन लो आराम से बैठ के, ठीक है। सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं होती है, अभी तो आप फाउंडेशन में हो, हाँ राइट। जब इंटरमीडिएट में लॉ में जाओगे तो मुझे मैसेज करना कितना मजा आ रहा है ठीक है। हाँ जाओ फटाफट से। सर द पर्पसफुलनेस एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, सर गवर्नमेंट एजेंसीज का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें लिखी है, हाँ बहुत सारी चीजें लिखी है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, हाँ जी, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। आराम से पढ़ना, ठीक है। हमें मेन क्या पढ़ना है, अ बिजनेस वुड वांट टू ऑपरेट इन एनवायरनमेंट, देखो सर बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में, सुनो मेरी बात ध्यान से, सर बिजनेस जो है, अ बिजनेस वुड वांट टू ऑपरेट इन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर ग्रोथ। क्या ये सही बात बोल रहा है? अरे क्या ये सही बात बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है ठीक है, कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बिजनेस करना चाहता हूं जहां पे मुझे शांति से बिजनेस करने दिया जाए ठीक है, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, ऑल राइट सर। कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट ही करे, हाँ हमारे अगेंस्ट ना रहे, ठीक है। पॉलिसीज जहां पे स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन क्या है पॉलिसीज चेंज हो रही है, जीएसटी चेंज हो रहा है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एक चीज को समझने में आधा घंटा लगाया, हाँ अगले दिन आपने फिर चेंज कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो हमको पढ़ने हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में, हाँ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, सबसे पहले क्या बोला गया, गवर्नमेंट। सर यहाँ पे 3 चीजें, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट लीगल और पॉलिटिकल, हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वही सेम चीज है कि भाई देखो जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ जी। इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय क्या सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उससे काफी इफेक्ट होता है, काफी इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट की हमने ऊपर पॉलिसीज देखी भी हैं, वो सारे पॉलिसीज है, हाँ जी वो सारे पॉलिसीज है, राइट, ठीक है। हेंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट रनिंग अ कंट्री इज अ पावरफुल इन्फ्लुएंसर बिजनेस। बात तो सही है, बात तो सही, हाँ। अ बिजनेस हैज टू कंसिडर, अगर मान लो आपने इनकम टैक्स का रेट बहुत ज्यादा कर दिया कि सुनो, हाँ 100 रुपए कमाओगे तो 70 रुपए हमको दे देना सर क्या बोल दिया, इनकम टैक्स 70%, 100 रुपए कमा रहे हो ना, हाँ 70 हमको दे दो। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब अच्छी बात यह है कि देश को छोड़ो और कहीं बाहर चले जाओ Hence the type of government running a business is a powerful influence, yes sir. A business has to consider the changes in the regulatory framework and their impact on the business. अच्छा ठीक है, क्या बोला, वही सब चीजें कह रहे हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर क्रिटिकल एरियाज दैट मे बी लेविड एंड अफेक्ट द बिजनेस। गवर्नमेंट मेनली जो गवर्नमेंट करता है वो यही है, हाँ जी यही है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मेक इन इंडिया, वो सब चीजें, ऑलराइट सर। लीगल, लीगल हमको पता ही है कि भाई एक लीगल सिस्टम होना चाहिए, साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है सर साउंड लीगल सिस्टम, इसका मतलब क्या है, एक तो स्टेबल होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दे, सही काम कर रहा है तो उसको परेशान ना करे, ये सर। हाउएवर इन एनी कंट्री बिजनेस मस्ट हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द मेजर लॉस अब देखो मुझे बात बताओ, ये सर अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मेरे बिजनेस पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है। हाँ या ना, आपने पढ़ा होगा बेटा, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अरे आपने पढ़ा क्या, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि सर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ऐसा कुछ होता है कि आप ये नहीं बोल सकते हो अरे हमको तो पता ही नहीं था कि हमको जीएसटी देना होता है ठीक है, अरे जीएसटी भी देना होता है क्या, अच्छा सर हमको पता नहीं था, अगली बार दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, हाँ जी ऐसा नहीं है। सर इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या देना होता है, हमें तो पता ही नहीं था, हम अगली बार देंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यस सर, यू शुड हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द मेजर लॉज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। हाँ जी सर, कंज्यूमर्स के लिए भी जो लॉज है, आपने क्या किया, आपने कंज्यूमर से क्या कर लिया सर, आपने कंज्यूमर से 10 रुपए की चीज थी, हाँ आपने देखा कि भाई कोई पैसे वाली पार्टी आ रही है, आपने उससे बोला जी 100 रुपए की है, वो 1 0 गलती से मिट गया है आपने उसको कितने का बोला, आपने बोला जी ये 100 रुपए का है, हाँ जी
आपको आपने कहा बाद में आप क्या एक्सक्यूज दे रहे हो, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि एमआरपी से ज्यादा ले सकते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर यस, आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स के लिए क्या लॉ है, कंज्यूमर्स के लिए क्या लॉ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक। सर बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड द रेलेवेंट लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, लेट्स से आपने क्या करा, आपने कल दुकान खोल दी, किसकी? एडिडास। सर किसकी? एडिडास की। अच्छा सेम, हाँ जी सेम। अब वहां पे क्या कर रहे हो सर? वहां पे नकली एडिडास के जूते बेच रहे हो। वाह सर, बाद में आप क्या बोल रहे हो, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि मैं किसी और कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई जो प्रॉपर्टी उनकी है, जो उनके इनटैंजिबल एसेट होते हैं। सर इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? जो आपके कॉपीराइट होते हैं, जो आपका ट्रेडमार्क होता है। यस सर यस, राइट, उसको यूज नहीं कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सर कल को आपने क्या करा, कोई बुक पब्लिश कर दी। सर मान लो मैंने कोई इंटरमीडिएट की बुक निकाली, सर फाउंडेशन की बुक निकाली। यस सर यस, इंटरमीडिएट या फाउंडेशन की बुक निकाली। आपने क्या करा, उसी को कॉपी कर लिया, उसको आपने फोटो कॉपी कराया, हाँ, और उसको आप बेचने लग गए। सर अपने नाम पे बेचने लग गए, हाँ अपने नाम पे बेचने लग गए। अच्छा, फिर बाद में कह रहे हो अरे हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये गलत बात है। हाँ जी ये गलत बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप पे कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, कौन से लॉज अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। न्यू जीएसटी लॉ विल इन्फ्लुएंस, आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। बात तो सही है, बात तो सही है। सर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल जैसे हमने बोला कि भाई जो भी आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यस सर राइट, ठीक है, वो आपको जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड लिखा है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। इसका मतलब क्या होता है, क्या किसी को पता है? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, क्या आपको पता है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? सर पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, यस सर, इन्फ्लुएंस एंड लिमिट ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, apart from right sporadic movements against certain products, service organizations, politics has deeply seeped into unions। हाँ जी anybody? हाँ फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो, हाँ जो बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर बताओ बेटा पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आगे बहुत बार आने वाला है कि व्हाट आर पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इलेक्शन पार्टीज, नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा नहीं है, इलेक्शन पार्टीज नहीं होती है। जिस बच्चे ने हाँ बोला है, किसी बच्चे ने बोला है, तो समझाओ बेटा क्या होता है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। एवरीबडी, हाँ सर रूलिंग पार्टी, अरे नहीं रे काके, सुनो मेरी बात ध्यान से। यस सर यस, क्या हो जाता है, हो यह जाता है कि कुछ ना आपके कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड बेशक ना हो, आपको पता नहीं चलेगा। सर क्या हो गया, बेसिकली कुछ आपका ग्रुप बन गए, हाँ जी, जिसको आप यूनियन बोल सकते हो। क्या बन गए सर? यूनियन वगैरह बन गए, हाँ जी बिल्कुल। जो क्या करते हैं सर, जो बेसिकली लेट्स से जैसे अभी हुआ था, अभी क्या हुआ, जैसे हमने फेयर एंड लवली का एग्जांपल लिया। सर मैगी के टाइम पे हुआ, क्या हो गया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए थे जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी ने आके बोल दिया कि मैगी बंद करो, हाँ, डायरेक्टली बोल दिया सर फेयर एंड लवली को कि मैगी बंद करो, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था। कुछ, मैं किसी भी ग्रुप का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ठीक है सर, कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है, यस सर यस, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को अपोज कर सकते हैं, हाँ, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज को भी अपोज कर सकते हैं। तो हम जैसे जैसे हम लोग हैं, हाँ जी, हमारे जैसे बंदों का क्या बन गया सर, ग्रुप बन गया, हाँ, और हमने देखा, क्योंकि अकेले कुछ भी करना मुश्किल है, यस सर यस, ठीक है, अकेले कुछ भी करना मुश्किल है। सर हमको लगा ये गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हाँ ये क्या बात है, फेयर एंड लवली कितनी बकवास चीज है वो, फेयर एंड लवली, हाँ किसने बोल दिया कि भाई सिर्फ फेयर होना ही अच्छा होता है, वेरी रॉन्ग, हाँ जी। तो क्या हुआ सर, एक ग्रुप बना लिया, यस सर, और हमने ग्रुप बनाने के बाद क्या किया सर, उनपे प्रेशर डाला। तो वो क्या करते हैं सर, प्रेशर डालते हैं, हाँ प्रेशर डालते हैं, कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, हाँ। सिमिलरली वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी गलत है, हाँ जी ये पॉलिसी गलत है। तो उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, जो बेसिकली कहीं ना कहीं क्या है, प्रेशर क्रिएट करते हैं। दे इन्फ्लुएंस एंड लिमिट ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ बात तो सही है, बात समझ आ गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्पोरेडिक मूवमेंट्स, स्पोरेडिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली वही कि आपने एक ग्रुप बना लिया और आपका एक मूवमेंट चल रहा है, हाँ कि भाई इसको बंद करो, इसको बंद करो, ऐसे कुछ, ठीक है। अगेंस्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत, जैसे कई बार क्या हुआ था, हाँ मोर्चा निकाल दिया, बस बोल सकते हो। जैसे सर कोल्ड ड्रिंक्स के अगेंस्ट में भी हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स के अगेंस्ट में हो गया, या जो आपके ये आते हैं हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान,
इनके अगेंस्ट में भी चला था कि भाई ये गलत है, बहुत गलत है। अब बात समझ रहे हो कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक जो है इसमें बहुत शुगर है, फलाना ढिंगाना, बहुत सारी चीज़ें। यस सर, ठीक है, ऑल राइट। राइट, जैसे आप बोल सकते हो सर, जैसे अभी जो फार्मर्स बिल आया था, फार्मर्स का बिल आया था, तो उस टाइम पे जो हो रहा था सर, वो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स थे जो क्या कर रहे थे, आपके गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर क्रिएट करते कि उसको वापस ले लो, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा सर, पॉलिटिक्स हैज डीपली सीप्ड इनटू यूनियंस, हाँ जी, आल्सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, वही सेम चीज सर, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स आपके एक तरीके से वही होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज दे पुट प्रेशर ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू पे मोर अटेंशन टू कंज्यूमर राइट। तो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है आपको, हाँ, लेकिन ऐसे कुछ ग्रुप्स बन गए हैं जो क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एमआरपी से ज्यादा पे बेच रहे हो सर, पॉलिथीन बेच रहे हो, ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। लाइक अ लोकल पॉलिटिकल मूवमेंट टू गिव मोर वेजेस टू वर्कर्स, हाँ, फैक्ट्री के अगेंस्ट में कि भाई मान लो कोई फैक्ट्री जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, हाँ, एक तो क्या होता है लेबर यूनियन हो गया सर, एक तो लेबर का यूनियन हो गया, हाँ, एक दोबारा से क्या हो गया सर, एक हम कॉमन पीपल का ग्रुप बन गया कि भाई इसको बंद करो, मोर्चा निकाल दिया आपने, ठीक है सर, ठीक है, वो सब चीजें हो गई। तो वो आपका यहाँ पे आ गया, हाँ जी, वो आपका यहाँ पे आ गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। यस सर, यस, ये आपका क्या था, ये था पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ खास था नहीं। इसके बाद आता है सर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सर कितना रह गया, ज्यादा नहीं है बेटा, फटाफट से खत्म करेंगे। सोशियो रह गया, टेक्नोलॉजिकल रह गया, और लास्ट में ग्लोबल रह गया, बस खत्म करेंगे, हाँ, खत्म करके चलते हैं एक ही बारी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर 100% खत्म है, ऑलराइट। आओ फटाफट से, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, सर सोसाइटी का जो कल्चर है एक तरीके से, वो वाला एनवायरनमेंट, हाँ जी, वो वाला एनवायरनमेंट। अच्छा, तो ये क्या बोलता है, कह रहा है देखो जो लोग हैं, अब ये और डेमोग्राफिक, सर इन दोनों में ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर डेमोग्राफिक में हमने ये पढ़ा था बेटा, डेमोग्राफिक में आपने क्या पढ़ा, आपके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पॉपुलेशन में एज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सब नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं लोगों की बिलीव्स, लोगों का ट्रेडिशन, लोगों की वैल्यूज के बारे में। अच्छा, देखो देखो, हमने डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, यस सर। अब यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोगों की बिलीव्स क्या है। हम यहां पे प्रॉपर पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यस सर, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं कि भाई उनका सोशल ट्रेडिशंस क्या है, यस सर, कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हाँ जी, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब बात समझ में आ गई, हम यहाँ पे एज का स्ट्रक्चर और वो सब चीजें नहीं पढ़ने वाले। देखो, a general factor which influences almost all enterprises in a similar manner, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट सर, which डैश, देखो डैश, हाँ जी, और बोलेंगे which environment influences almost all enterprises in a similar manner, socio cultural environment, इंपॉर्टेंट, ठीक है। it represents a complex group of factors such as social traditions। अब जैसे जैसे आपको पता है बेटा, हर इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है, हाँ जी, सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, हाँ, सबके ट्रेडिशंस अलग है, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो सर, सबके कल्चर, संस्कार वगैरह सबके अलग है, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप सर, वैल्यूज एंड बिलीव्स, राइट सर, जैसे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस ने जब इसको समझा, हाँ, तो उनको ये समझ में आया कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। मैं आपको बताऊं, ये सर जो बिरयानी का कॉन्सेप्ट था, सर बिरयानी नॉर्मली जो है वो नॉन वेज ही होती है, हाँ, लेकिन उनको समझ में आ गया इंडिया में, ये सर, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पे भाई नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, वेज बिरयानी। क्या बोला सर, वेज बिरयानी, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो सर, केएफसी की बात करते हैं, आपने केएफसी का नाम सुना होगा, हाँ सर, केएफसी में जो बाहर केएफसी होता है, क्या होता है सर, जो बाहर केएफसी होता है, केएफसी बेटा बाहर जो होता है उसमें सिर्फ नॉन वेज मिलता है, लेकिन इंडिया में वेज भी मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ पे आपके लोगों के बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते। एवरीबडी ये सुनो, हाँ बात तो सही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि जो अब आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, अब वैष्णो देवी की बात करो या वृंदावन की बात करो या कहीं भी बात करो, वहां पे जितने भी आपके ये मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग ये खुल रहे हैं, वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे अनियन गार्लिक को यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि वहां के लोग सिर्फ तभी आएंगे जब वहां पे अनियन गार्लिक यूज नहीं हो रहा होगा, कोई कुछ भी नॉन वेज का आइटम नहीं मिल रहा होगा। तो ये क्या है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, कह रहा है इट डिफर्स फ्रॉम डेमोग्राफिक इन द सेंस दैट इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। सर ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हाँ,
ये लोगों की बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा है। देखो आपने क्या करा, आपने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन है, फिर आपने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, एजेड लोग कितने हैं, हाँ जी ये सुनो। आपने इनकम लेवल में उनको डिवाइड कर दिया, अमीर लोग, रूरल एरिया वाले वाले लोग, हाँ जी। आपने क्या करा, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि लेट्स से जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो भी अपने आप में अलग है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग आपके अर्बन एरिया में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, वो सब सेम है, नहीं। उनका भी तो अलग अलग सर कल्चर है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। बात समझ रहे हो। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, हाँ। कुछ लोगों को सर क्या पसंद है, कुछ को क्या पसंद है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट। इट इज द बिहेवियर एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ दैट पॉपुलेशन। हम यहाँ पे उस पॉपुलेशन के बिलीफ सिस्टम की बात करने वाले, उनके बिहेवियर की बात करने वाले। ऑल राइट, ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से देखो। सर सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स related to human relationships and the impact of social attitudes and cultural values which is bearing on the operation। कितना बेकार लाइन लिखा इसने। कह रहा है देखो, human relationships and impact of social attitudes and cultural values which is bearing on the operation of the organization। अब इसका मतलब क्या हो गया, खुद पढ़ोगे तो वाट लग जाएगी। हाँ जी सर, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स। हाँ जी सर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं फैमिलीज की बात करते हैं, आपने देखा यार कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोगों को जॉइंट फैमिली में, आज भी ऐसे है सर, आज भी क्या है कि नहीं कुछ भी हो जाए सर जॉइंट फैमिली में ही रहेंगे, वो उनका बिलीफ सिस्टम है। क्या है सर, उनका बिलीफ सिस्टम है। हाँ जी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे, बात समझ आई। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हाँ कोई कोई ऐसा सेंटिमेंटल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि नॉर्थ में पेट्रियारिकल सोसाइटी ज़्यादा है। सर पेट्रियारिकल सोसाइटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि अभी भी ऐसा होता है कि वहाँ पे मेल डोमिनेटेड फैमिली ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे सर मेल की ज़्यादा चलती है, फैमिली का जो हेड है वो नॉर्मली क्या होता है सर, मेल होते हैं। जैसे अगर अपनी बात करो या मैं अपनी बात करता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी लेट अपने लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि हमारा क्या होता है सर, हम बेटा अपने घर के राजा बेटा होते हैं। मतलब सर हमको लगता है कि हम ही काम कर रहे हैं, हाँ हमको टाइम पे खाना चाहिए तो हम जाएंगे, तो हमको खाना किस पे चाहिए सर, थाली में परोसा हुआ चाहिए। कितने लोग, हम कितने लड़के इस हमारे में से ऐसे होंगे जो किचन में हेल्प करते होंगे। मुझे भी काफ़ी लेट रियलाइज हुआ है, राइट, ठीक है सर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि भाई हमको टाइम पे खाना चाहिए, डिनर हाथ में चाहिए सर, कुछ भी हाथ में चाहिए। और हमारे पेरेंट्स वो करते भी हैं, हाँ जी, पेरेंट्स भी बिगाड़ देते हैं हमको, ये सुनो। लेकिन साउथ में उतना नहीं होता ये सर, साउथ में थोड़ा सिस्टम अलग है कि वहां पे जो हेड होती है वो फीमेल होती है। मैं जनरल बात बोल रहा हूँ सर, उनमें उनमें क्या है सर, उनमें जो एक्चुअली में फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो फीमेल लेती है। हाँ तो क्या हो गया सर, बिलीफ सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। अब बात समझ रहे हो, हाँ या ना। सर कोई नहीं करता, मेरे यहाँ भी, हाँ एग्जैक्टली बेटा ऐसा होता है, और ये चेंज करने की ज़रूरत है सर, ये चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ तो जितने भी लड़के ये सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, ये मत समझो कि भाई तुमको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि भाई हम तो लड़के हैं यार, चलो ठीक है। तो जब भी तुमको टाइम मिले, हाँ जी ये सुनो, कोशिश किया करो किचन में जाने की, कुछ सीख लो। थाली में परोस के चाहिए तुमको सब कुछ। आ जाओ फटाफट से सर, ह्यूमन रिलेशनशिप, यस सर यस, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स एंड कल्चरल वैल्यू, तो वही बोला उसने, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। तो देखो सर, ये बिजनेस पे कैसे इफेक्ट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सर, अगर आपको आपका बिजनेस जैसे कहीं नॉर्थ में है, तो आपको ये पता है सर, आपको ये पता है, हाँ जी आपको ये पता है कि यार जितने भी आपके परचेजिंग डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है, कौन ले रहा है सर, जो फैमिली का मेल है। तो इसका मतलब आपको पता है ना, हाँ तो आपकी टारगेट मार्केट वही, आप उनको टारगेट करोगे, हाँ जी उनको टारगेट करोगे। ये सुनो, तो ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें, हाँ ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से, द बिलीव्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी, वही बात बोला, द बिलीव्स। देखो काफ़ी चीज़ें ना इसमें रिपीट हो रही है, बस वोकैबुलरी को चेंज कर दिया। देखो अगर मैं आपको मेन चीज़ बताऊं, तो मेन चीज़ सारी की सारी यही है, क्या सर, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइंस हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंटररिलेटेड। यही तो बोल रहा है कि सर जो भी आपकी सोसाइटी का बिलीफ है, जो वैल्यूज है, जो नॉर्म्स है, हाँ जी राइट, वही डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल में कैसा रिश्ता होने वाला है। जैसे मैंने आपको भी समझाया, ठीक है, ऑलराइट। द कोर बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड्स टू बी परसिस्टेंट। किसी भी सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम होता है वो परसिस्टेंट, चेंज नहीं हो सकता है। अगर कोई बिजनेस सोचेगा कि भाई मैं तो चेंज कर दूंगा, हाँ अरे ये नॉनवेज नहीं खाते, मैं खिलाऊंगा इनको नॉनवेज, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, हाँ जी ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, कुछ क्या होता है, कई लोग को होता है कि सुबह कि उनको ना क्या चाहिए, उनको सुबह उठते ही चाय चाहिए, कईयों का ये होता है, हाँ
सर कईयों के घर में क्या होता है, कईयों के घर में सुबह उठते उनको पराठा चाहिए। कईयों में क्या होता है, कईयों में सर ऐसा नहीं होता है, नहाएंगे धोएंगे उसी के बाद खाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा चेंज है, हाँ, लेकिन ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। कि भाई नहाएंगे धोएंगे उसी के बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह खाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इनका ब्रेकफास्ट लेट होता है 9 बजे के आसपास। हाँ जी, 9 बजे के आसपास। बात समझो, मान लो कहीं बैचलर्स रहते हैं, कोई ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे सारे के सारे बैचलर्स रहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। तो वो उनका क्या है सर, उनका कुछ का होता है कि भाई सुबह उठ के हमें क्या खाना होता है, फ्रूट्स खाने होते हैं। हम सुबह उठ के तला हुआ नहीं खाते बेटा, ये भी क्या है, बिलीफ सिस्टम है कि सुबह सुबह उठ के हमें कुछ भी तला हुआ नहीं खाना है, हमें कुछ घी वाला नहीं खाना है, हम चाय नहीं पिएंगे, कुछ सुबह सुबह उठ के हमें कुछ गर्म नहीं खाना है, हमें कुछ ठंडा खाना है। ये भी एक बिलीफ सिस्टम होता है कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि सुबह सुबह उठ के कुछ गर्म नहीं खाना चाहिए, कुछ ठंडा खाना चाहिए। तो वहां पे लेट्स से आपने फ्रूट मार्केट ओपन कर दिया, सर आपने फ्रूट्स का बिजनेस ओपन कर दिया, हाँ जी फ्रूट्स का बिजनेस ओपन कर दिया, तो भाई सुबह उठ के लोग फ्रूट्स खाते हैं तो वहां पे वो चलेगा। किसी को सुबह उठ के भाई हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए तो वो चलेगा। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हाँ जी बहुत ज्यादा सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ जी ऐसा बिल्कुल बिल्कुल होता है। सर मैं तो नहा दो के, हाँ बट सब बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, हाँ जी। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू चेंज दिस कोर वैल्यूज, जो बिजनेस जो आपकी सोसाइटी की कोर वैल्यूज है, राइट, विच बिकम्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ये सर, सर वो चेंज नहीं होने वाली है। आपको अगर लग रहा है कि भाई हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे, अरे जाओ। सर मुझे एक बात बताओ, हाँ बहुत सारे बिजनेसेस जो फॉरेन कंपनी से यहाँ पे आए, सर जैसे कॉर्नफ्लेक्स, हाँ राइट सर, मॉर्निंग की जो हमारी ब्रेकफास्ट की वैल्यूज है, ब्रेकफास्ट सिस्टम है, उसको ब्रेक करने के लिए आए। आपको पता होगा ये सर क्या हुआ, जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बाहर जो ब्रेकफास्ट होता है, लेट्स से कॉर्नफ्लेक्स का ब्रेकफास्ट होता है या कुछ भी, वो कुछ भी करते हैं, हाँ जी राइट, इंडिया में वो नहीं चला। क्यों सर, इंडिया में आज भी अगर मैं स्पेसिफिकली नॉर्थ की बात कर रहा हूँ या साउथ की बात कर रहा हूँ, सर साउथ में सुबह उठ के क्या खा रहे हैं, मान लो इडली वगैरह खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। सर नॉर्थ में पराठे खा रहे हैं, हाँ सर कॉर्नफ्लेक्स वाला कल्चर अभी भी हमारे में नहीं आया है, हाँ जी नहीं आया है, तो उनको वो चेंज करना पड़ा। सर वो कॉर्नफ्लेक्स से किस पे आ गए, सर वो कॉर्नफ्लेक्स से उपमा में आ गए कि भाई उपमा बेचते हैं। उन्होंने बोला कि हम भाई हम इंडियंस को ओट्स खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, ओट्स खिलाएंगे। अरे कितने ही लोग हैं जो ओट्स खिला पाए हम तो ना खा रहे, हम तो पराठे खाएंगे राइट। आप बात समझ रहे हो। तो सर हमारा बिलीफ सिस्टम जो सदियों से चल रहा है वो चेंज हो रहा है क्या, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सर हमारे बचपन से चल रहा है क्या, सुबह उठ के पराठे खाने हैं, तो पराठे खा रहे हैं हम, ठीक है। सर दिस मीन्स द बिजनेस हैव टू एडजस्ट, बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स टू ऑपरेट सक्सेसफुली। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कह रहे कॉर्नफ्लेक्स का टेस्ट ही बेकार है, हाँ जो भी है जो भी, हाँ जी जो भी है, ठीक है ठीक है, आ जाओ। कह रहे हम तो जंक ही खाएंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग इन द सोशल, ये इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, आ जाओ। सर बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें मैं आपको क्या ही समझाऊंगा, आ जाओ। देखो क्या बोलता है, कह रहा है सोशल कंसर्न्स, सोशल कंसर्न सच एज द रोल ऑफ बिजनेस इन द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका एक सोसाइटी में रोल है, जिसको आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी राइट, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है, पॉलिथीन बैन हो गई है तो पॉलिथीन को बैन रखो, यस सर, हाँ या ना, आपको अवेयरनेस करना है, आपको लोगों को अवेयर करना है हेल्दी चीज़ों के बारे में, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल एट्रीब्यूट्स, तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर, पहला पॉइंट हो गया रोल ऑफ बिजनेस इन द सोसाइटी, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, सोशल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज सच एज एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस, सोशल कस्टम बिलीफ रिचुअल्स, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस। सर सोसाइटी आपके बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो, आप पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ये सुनो, आप जो सोसाइटी की वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम है उसको वॉयलेट नहीं करेंगे, हाँ राइट। सोशल कस्टम, देखो आप देखो सेम चीज़ें इन्होंने क्या कर रखी है, सेम चीज़ें रिपीट कर रखी है सर, सोशल कस्टम बिलीफ रिचुअल चेंजिंग लाइफस्टाइल पैटर्न मेटेरियलिज्म, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। फैमिली का स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन इट, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा सर, क्या पढ़ा कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, जॉइंट और न्यूक्लियर वाली बात कर रहा है ये, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट। रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, मैंने आपको बताया सर पैट्रियार्कल वाला, ये सर। पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, अब क्या होता है, अगर मैं बाहर बात करता हूँ सर, अगर हम बाहर की मार्केट की बात करें तो बाहर में क्या होता है कि कोई भी वहां पे बच्चा 15-16 साल का होता है, उसको फ्रीडम मिल जाती है सर, वो खुद को खुद से मैनेज करता है, हाँ वो पार्ट टाइम जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, खुद से खर्च करेगा। ये वहाँ के बच्चों का हाल है सर, यहाँ पे तो ऐसा अभी भी नहीं होता। हाँ या ना सर, जब तक आपकी पूरी एजुकेशन नहीं हो जाती है
यस, आपके फाइनेंसेस अभी भी आपके पेरेंट्स के हाथ में ही होते हैं, हमारे पेरेंट्स के हाथ में ही होते हैं। हाँ, तो यहाँ का जो एडोलेसेंस है और वहाँ के बाहर के मार्केट में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ जी, काफ़ी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। एजुकेशन एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, सर बहुत ही बेसिक है। है ना, बच्चे एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं यहाँ सर। हाँ, हम तो अभी भी पेरेंट्स जो बोलते हैं वही करते हैं। हम घूमने जाते हैं तब भी पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एजुकेशन लेवल, कि भाई आपकी सोसाइटी का जिस भी सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो उसका एजुकेशन लेवल। अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स, वर्क एथिक्स ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्या ही है इसमें, राइट। रीड कर लेना एक बार और कुछ नहीं, रीड कर लेना, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा है नहीं। एग्जाम्पल क्या लिया है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पूरे पैराग्राफ में क्या था। मैकडोनल्ड्स रिमूव्ड सर्टेन काइंड्स ऑफ मीट फ्रॉम इट्स मेन्यू। हाँ सर, मैकडोनल्ड को समझ में आ गया कि नॉन वेज बेचेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ जी, नहीं चलेगा। सो एज टू नॉट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भाई हम बर्गर खाना तभी जाएंगे जब ये आप मीट वीट बंद करोगे। हाँ जी, इन्होंने क्या बोला, मसाला। अब देखो सर, अगर अगर मैकडोनल्ड्स साउथ में खुल गया तो उसने क्या खोला, मसाला डोसा बर्गर। सर मसाला डोसा बर्गर, हाँ जी, मसाला डोसा बर्गर। क्यों सर? क्योंकि भाई ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए कि वाह मसाला डोसा बर्गर। हाँ जी। इंडिया नॉर्थ में क्या खोल दिया सर, पिज्जा बर्गर। सर पिज्जा बर्गर, हाँ जी, पिज्जा बर्गर। कमाल की बातें चल रही है, हाँ जी, कमाल की बातें चल रही है, ठीक है, ऑल राइट सर। टू सर, ताकि ताकि आप क्या कर सको, उस पॉपुलेशन की जो कल्चरल इंटीग्रिटी है उसके साथ कनेक्ट कर सको। हाँ, ऑल राइट सर, ऑल राइट, समझ में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। यस सर, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारा बचता है टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल पेस्टल। तो हमारी एक क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ तक यही करेंगे। हाँ, एक बार रीड कर लेना। राइट एवरीवन, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको बोला था बेटा, ठीक है, कि मैक्रो को बिल्कुल लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड लेकर मत चलना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसको आपको एक क्या करना है सर, उसको ओवरव्यू देखना कि हाँ उसमें क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, और वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अभी हमारे 3 एनवायरमेंट हो चुके हैं, डेमोग्राफिक हो चुका है, इकोनॉमिक हो चुका है, और हमारा हो चुका है पॉलिटिकल। 4 हो चुके हैं, पॉलिटिकल, लीगल और सोशियो कल्चर। 3 रहते हैं, उसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पेस्टल का एनालिसिस है जो कि काफ़ी आसान होता है, तो वो भी हमारा फटाफट से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद जो 2 चैप्टर्स हम करने वाले हैं वो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, वो कर लेंगे। और चैप्टर 3 करेंगे एंड में, क्योंकि उसमें चीज़ें याद करनी है आपको, ठीक है। तो फटाफट से कंप्लीट करेंगे बीसी के भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। बाय बाय।